हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्ट ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 एंड फीचर्स ऑफ एलएलपी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। आई एम श्योर आपको ऑलरेडी आइडिया है। इंडिया में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट होता है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी मोटिव चैरिटी होता है। बिजनेस करने के लिए या तो आप कॉर्पोरेट फॉर्म अपनाओगे या नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म अपनाओगे। कॉर्पोरेट फॉर्म में आप या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे या एलएलपी इनकॉर्पोरेट करोगे। अगर आप नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं तो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या एचयूएफ या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। तो अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कंपनी या एलएलपी या सोल प्रोप्राइटरशिप या एचयूएफ या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, आपके पास ये पांच ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स जो आपने फर्स्ट चैप्टर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा। अगर कॉर्पोरेट फॉर्म में कंपनी की बात करें तो कंपनी कौन सी इनकॉर्पोरेट करनी है आपने सेकंड चैप्टर कॉर्पोरेट एंटिटीज कंपनीज में पढ़ा। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तीन फॉर्म में बनाई जा सकती है, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी। ट्रस्ट इज गवर्न बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ये आजादी से पहले का एक्ट है। सोसाइटी इज गवर्न बाय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये भी आजादी से पहले का एक्ट है। सेक्शन 8 कंपनी इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 कंपनी के स्पेशल फीचर्स तो आपको पता ही है, चैरिटेबल पर्पज के लिए बनती है। प्रॉफिट इज अप्लाइड फॉर प्रमोटिंग ओनली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, जो प्रॉफिट है वो ऑब्जेक्ट की प्रमोशन में यूज किया जाता है। एंड नो डिविडेंड इज पेड टू इट्स मेंबर्स, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाता है। सेक्शन 8 कंपनी प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ये सब आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस आखिरकार ये एलएलपी होता क्या है, व्हाट इज एलएलपी। एलएलपी एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन। एलएलपी इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एलएलपी में कंपनी के भी फीचर्स हैं और पार्टनरशिप फर्म के भी फीचर्स हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से ही पता चलता है ऐसी पार्टनरशिप जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है एंड इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर पार्टनरशिप। कंपनी के अच्छे फीचर्स जो आपको एलएलपी में भी देखने को मिलेंगे, फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, सेकंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड इज परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी के बुरे फीचर, वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, हर चीज में बोर्ड का शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, फॉर्म्स फाइल करो, फॉर्म्स आरओसी में फाइल करने होते हैं ना। देन पार्टनरशिप का सबसे अच्छा फीचर जो आपको एलएलपी में भी देखने को मिलेगा, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप का सबसे बुरा फीचर अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में जो भी पार्टनरशिप फर्म का लोन है वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से भी रीपे किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। अब एलएलपी में दोनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और पार्टनरशिप के अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की तरह पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की तरह सेपरेट लीगल एंटिटी। परपीचुअल सक्सेशन, कंपनी जैसा परपीचुअल सक्सेशन, विच मीन्स पार्टनर्स आए या पार्टनर्स जाए एलएलपी चलती रहेगी। ये भी आपको फीचर एलएलपी में मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टनरशिप की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी। एलएलपी और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में फर्क ये है कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर फर्म के उन सभी कामों के लिए बाकी सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर और अलग अलग तौर पर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसके पार्टनर रहने के दौरान किए गए। एलएलपी स्ट्रक्चर में पार्टनर की लायबिलिटी उसकी एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक ही लिमिटेड होती है। इसके अलावा इंडिविजुअल पार्टनर्स को उनके काउंटर पार्ट्स मतलब अपने पार्टनर्स के इंडिपेंडेंट या अनऑथराइज्ड एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता है। ये प्रोविजन ये इंश्योर करता है कि किसी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की गलत हरकतों या गलत व्यवहार, रॉन्गफुल एक्ट और मिसकंडक्ट से होने वाली कलेक्टिव लायबिलिटी से बचाया जा सके। नाउ लेट्स सी द लीगल फ्रेमवर्क। अगर आपको एलएलपी लॉ के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए तो आपको एक्ट और रूल्स दोनों को पढ़ना चाहिए। ये एक्ट 2008 में बना था और इसके रूल्स 2009 में बने थे।
the Limited Liability Partnership Act 2008 and the Limited Liability Partnership Rules 2009. पूरे LLP को जो एक्ट गवर्न करता है उसका नाम है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. एक चीज याद रखना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होता है एंड कंपनीज एक्ट 2013 भी एप्लीकेबल नहीं होता है. दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 14 चैप्टर्स, 80 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स. और सभी सेक्शंस तो वैसे भी पढ़ने भी नहीं है. आपको LLP एग्रीमेंट बनाना होता है. LLP एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द LLP और बिटवीन द LLP एंड इट्स पार्टनर्स, which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that LLP. जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज और उस LLP के रिलेशन में उनके राइट्स और ड्यूटीज को तय करता है. डिटेल में डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे. इस एक्ट में शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. शेड्यूल 1. Schedule 1 deals with provisions regarding matters relating to mutual rights and duties of partners and LLP and its partners, applicable in the absence of any agreement on such matters. Schedule 1 में पार्टनर और LLP और उसके पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं. पर ये तभी एप्लीकेबल है अगर कोई LLP एग्रीमेंट नहीं बना है और इफ द LLP एग्रीमेंट इज साइलेंट. अगर एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस मिसिंग है देन रेफर शेड्यूल 1. अब कन्वर्जन से रिलेटेड प्रोविजंस देख लेते हैं. आजकल बहुत सारी एंटिटीज LLP में कन्वर्ट हो रही हैं. ट्रेडिशनल पार्टनरशिप LLP में कन्वर्ट हो रही है. प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट हो रही है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो रही है. ये रीजंस हैं. बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म मिल रही है, लिमिटेड लायबिलिटी मिल रही है, कंप्लायंसेस भी कम है एज कंपेयर टू कंपनी एंड ट्रांसपेरेंसी भी है. बहुत सारे फायदे हैं. खैर, अब देखते हैं बाकी के शेड्यूल्स. सेकेंड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू LLP. थर्ड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP. फोर्थ शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP. इन शेड्यूल्स में प्रोविजंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू, फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन, second is statements to be filed, third is registration of conversion, fourth is registrar may refuse to register if he is not satisfied with the particulars or other information furnished under the provisions of this act. हाँ, अपील का भी प्रोविजन है. अपील ट्रिब्यूनल NCLT में फाइल होगी. ओके. फिफ्थ इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सिक्स्थ इज रजिस्ट्रेशन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी. सेवेंथ इज पेंडिंग प्रोसीडिंग्स. Eighth is continuance of conviction, ruling, order or judgment. Ninth is existing contracts, agreements. 10th is contract of employment. 11th is existing appointment. 12th is notice of conversion in correspondence. Conversion of private company or existing unlisted public company into LLP under section 56 and 57 read with schedule 3 and 4. ये आपको चैप्टर नंबर 6 कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी में भी मिलेगा. अमेंडमेंट इन 2021. इस LLP एक्ट में 2021 में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था. LLP अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया था. अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हुई थी फ्रॉम 1 अप्रैल 2022. नाउ लेट्स सी ऑब्जेक्ट्स ऑफ LLP एक्ट. इस LLP एक्ट 2008 का मेन ऑब्जेक्ट है टू मेक प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन के लिए प्रोविजन बनाना. और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ये लगभग हर एक्ट के प्रियम्बल में मिलेगा आपको. फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटो. जब भी हम कोई एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 1 से. सेक्शन 1 हमको 3-4 चीजें बताता है, मतलब शॉर्ट टाइटल, नाम क्या है, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और कभी कभी तो एप्लीकेबिलिटी भी. इस एक्ट का पूरा नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. डेट ऑफ कमेंसमेंट है 31 मार्च 2009. नाउ लेट्स डिस्कस फीचर्स ऑफ LLP. 21 फीचर्स हैं. पॉइंट्स याद रखना बस. इट्स इजी. जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तब आपको रियलाइज होगा फीचर्स में सारे एक्ट के ही प्रोविजंस हैं. फर्स्ट इज हर LLP के नाम में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या LLP वर्ड होना चाहिए.
सेकेंड इज कोई भी दो या उससे ज्यादा लोग, 2 or more persons, जो मुनाफे के मकसद से विद व्यू टू अर्न प्रॉफिट कोई कानूनी कारोबार कर रहे हो, कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर अपने नाम लिखकर उसे रजिस्ट्रार के पास फाइल करके एलएलपी बना सकते हैं। थर्ड इज एलएलपी मीडियम साइज बिजनेसेस और कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, कंसल्टेंसी, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, जॉइंट वेंचर्स और इस तरह के कामों के लिए एक सही स्ट्रक्चर है, अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय नोटिफिकेशन। फोर्थ इज एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर कुछ हद तक एक कंपनी के जैसा है। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स पैरेलल टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एलएलपी एग्रीमेंट पैरेलल टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑनलाइन फाइल करना जरूरी है। फिफ्थ इज मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं, कम से कम 2 पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के रूप में डेजिग्नेट किया जाना चाहिए, जिनमें से एक एलएलपी एक्ट के अंडर डे टू डे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। However, other partners are not normally liable except in case of fraud, etc. फ्रॉड के केस को छोड़कर अदर पार्टनर्स नॉर्मली लाइबल नहीं होते हैं। सिक्स्थ इज एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसे रजिस्ट्रार के पास एक अलग नाम से रजिस्टर कराना जरूरी है और ये नाम पहले से रजिस्टर्ड किसी दूसरी एलएलपी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के नाम के जैसा नहीं होना चाहिए। सेवेंथ इज ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी और पार्टनरशिप का एक सिंपल फॉर्म है जो अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, इसलिए एलएलपी के किसी भी तरह के डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एलएलपी की होती है और पार्टनर्स ऐसे ऑब्लिगेशन से अलग होते हैं। एट्थ इज एलएलपी अपने एग्रीमेंट के जरिए पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप खुद तय करती है, जिससे पार्टनर्स को असरदार तरीके से बिजनेस करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने की फ्रीडम मिलती है। However, this is subject to LLP Act and rules. नाइन्थ इज एलएलपी की एक्टिविटीज को उसके पार्टनर्स कंट्रोल और मैनेज करते हैं जिनके नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बताए गए होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एलएलपी के डे टू डे एक्टिविटीज को संभालें। टेंथ इज एलएलपी और उसके पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज एलएलपी एग्रीमेंट में बताए गए हैं। 11th इज बिजनेस में लगाई जाने वाली कैपिटल कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है। 12th इज अगर एलएलपी एग्रीमेंट या उसमें कोई प्रोविजन नहीं है तो मेजॉरिटी पार्टनर्स 1 वोट 1 पार्टनर के बेसिस पर किसी स्पेसिफिक मैटर पर डिसीजन करते हैं। साथ ही नेम में चेंज, ऑब्जेक्ट में चेंज या एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन सभी पार्टनर्स की कंसेंट के बिना नहीं लिए जा सकते। 13th इज एलएलपी अपने डेट्स के लिए अपने पूरे एसेट्स तक रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए पार्टनर सिर्फ उस लिमिटेड कंट्रीब्यूशन के लिए लाइबल होंगे जो उन्होंने उस एसेट में दिया है। इसी तरह पार्टनर अपनी रॉन्गफुल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए भी लाइबल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एलएलपी या दूसरे पार्टनर की गलत हरकतों के लिए एलएलपी के पार्टनर के पर्सनल एसेट पर कोई रिस्क नहीं होगा। Personal asset of the partner of the LLP will not be at risk for the wrongful acts of the LLP or other partners. इसी तरह सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। 14th इज अगर एलएलपी के नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस या एलएलपी एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंजेस, कोई बदलाव होता है तो एलएलपी को रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होता है। साथ ही रजिस्ट्रार के पास फाइनेंशियल्स और एनुअल रिटर्न सबमिट करना भी जरूरी है। 15th एलएलपी को अपने बिजनेस के सभी प्लेसेस पर अपना नाम, प्लेस, रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को डिस्प्ले करना जरूरी है। 16th एलएलपी अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर सकती है जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से फाइनेंस मिल सकता है। साथ ही पार्टनर्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एलएलपी को उधार भी दे सकते हैं। आप सही समझे, वही चार्ज जो सीएलपी में आपने पढ़ा, सेक्शन 77 to 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 17th इज इसके अलावा एलएलपी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की भी परमिशन है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। 18th एलएलपी एक्ट के प्रोविजन के अंडर किसी पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट किया जा सकता है।
19th, LLP कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स, रिकंस्ट्रक्शंस, मर्जर्स एंड अमलगमेशन जैसे एक्शंस कर सकती है। इसी तरह स्ट्राइक ऑफ, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजंस भी हैं। 20th, LLP को अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज, अगर नेसेसरी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए एक क्वालिफाइड इंस्पेक्टर अपॉइंट करके LLP के ऑपरेशंस को एग्जामिन करने की अथॉरिटी है, राइट है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।